हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग इसमें अग्निवीर का मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग इस क्लास में मैथ का प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। और जितने भी प्रश्न मैं लेता हूं सब के सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। आपके पेपर में मैथ के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 15 में से 15 आपको लाना है दोस्तों। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस समय हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं, आपका चैप्टर नहीं कंप्लीट है, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तब पर भी दोस्तों आप देखिए, क्योंकि मैं इसमें हर एक सवाल अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। जितने भी उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जितने भी उसके थ्योरीज होते हैं, सब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप लोग तैयार रहें साथियों, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। लास्ट में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग तैयार हैं? बताइए, जितने भी अग्निवीर के योद्धा हैं, अग्निवीर के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर इज इट्स बिकम्स 6, व्हाट इज दैट नंबर। यदि एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाता है तो वह 6 हो जाता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो ध्यान से समझिए दोस्तों, वह संख्या आपसे पूछा गया है। पहले आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या है। इसका आंसर आप लोग बताइए पहले, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भाई, इसमें कहा गया कि एक संख्या के दोगुने, हमने मान लिया कि वो संख्या यक्स है। अब इसका दोगुना तो 2 यक्स हो जाएगा। दोगुना में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ते हैं तो वह संख्या कितना हो जाता है? वह संख्या 6 हो जाती है, 6 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें यक्स का मान निकाल देना है यहाँ से। तो हो जाएगा 2 यक्स बराबर 5 को इधर लेकर जाएंगे तो 6 में से 5 घट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। तो यक्स का मान निकालना है तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? यक्स में 2 का गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग, यानी 1/2। और 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो आधा हो जाएगा, मतलब 0.5 इसका सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सिंपल प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आप बना पाएंगे सर, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस को आपको देखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों हम आपसे बात कर रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल रोजगार विद प्रमोद है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बेहतर तरीका है दोस्तों तैयारी करने का। तो चलिए, ये प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताते रहें दोस्त, ठीक है। अपना आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। सही जवाब क्या है बताते रहेंगे आप सभी लोग। जो बच्चे अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वाले जो कैंडिडेट हैं, तो रेलवे वालों के लिए भी मैं मैथ साइंस का प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। चलिए भाई, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक सिस्टम है दोस्तों, एक भिन्न है, एक मशीन है 5/18। ये 5/18 को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 5/18 कोई मशीन होती है, बस ये जान लीजिए कोई मशीन होती है। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर एक होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक होता है मीटर पर सेकेंड। ये दो बातें होती हैं। इसमें 5 छोटा है और 18 क्या है? बड़ा है।
और यहाँ पर देखिए किलोमीटर मीटर की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो अगर कभी भी बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, यानी 5/18 कर देंगे। अगर आपको कभी भी मीटर से किलोमीटर में जाना है तो कम से ज़्यादा में जा रहे हैं तो ज़्यादा वाला ऊपर कर देंगे, यानी 18/5 से गुना कर देते हैं। बस यही आपको इसमें अप्लाई करने होते हैं। अब यहाँ पर गौर से समझिए, ये 35 क्या है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो कम से ज़्यादा में जाना है तो ज़्यादा वाला ऊपर कर देंगे, तो 18/5 कर देंगे। इसी 18/5 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 18 का गुना 7 में कर देंगे तो 8 7 56, 8 7 8 56 के 6 हासिल का 5, 7 1 7 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है बताइए? सिंपल प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। आइए इस सवाल को हल करते हैं। आप लोग बताएंगे पहले इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए भाई, जितने भी हमारे देश के वीर योद्धा हैं, अग्निवीर के विद्यार्थी हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। अच्छा एक बात और दोस्तों, जितने भी आप हमारे देश के सैनिक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके भाई बहन दोस्त सगी संबंधी हैं, जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ से धुआंधार प्रैक्टिस किया जा रहा है दोस्तों, इसको ज्वाइन करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त क्या होता है ना कि आप लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का मतलब नहीं निकलता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पढ़िए कम प्रैक्टिस करिए ज़्यादा, ठीक है। आइए बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3, इसमें कहा गया कि सॉल्व 25% ऑफ 100, यानी हल कीजिए 100 का 25% का, ठीक है। 100 का 25% बताना है दोस्तों। 100 का माने कुछ और नहीं, गुना ही होता है, तो का माने गुना हो जाएगा। 25% हटाते हैं 100 सटाते हैं, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 सटेगा। देखिए ये 100 से 100 कटे जाना है, क्या बच जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25, यानी ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, आप लोगों के स्क्रीन पर इसका सही जवाब देंगे। जल्दी से बता दीजिए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। अब देखिए इसमें कहा गया अ पर्सन सैलरी वाज 20,000 ही वाज इंक्रीज्ड बाय 14%, फाइंड द न्यू सैलरी। यानी एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, नया वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। एक व्यक्ति का वेतन क्या था 20,000, ठीक। एक व्यक्ति का वेतन क्या था, तो व्यक्ति का वेतन था 20,000, इसमें इसके वेतन में 14% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि किया गया 14, तो क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, 114/100 हो जाएगा, ठीक। बाकी कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 114 दूनी 228 हो जाएगा, तो 228 और डबल जीरो, 228 डबल जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है प्यारे दोस्तों? बताइए इसमें कोई झोल झाल है? चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वें का जवाब दीजिए क्या होगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, लाइक किया करिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बताना हमने भूल गया कि देखिए हम लोग इसमें मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइंस का भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीएस का प्रैक्टिस करना और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना, तो इन दोनों के लिए आप लोग कमेंट कर देंगे। और मैथ को डिटेल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं,
साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देंगे, तो मैं आप लोगों के लिए ये दोनों ही चैप्टर वाइज आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा साथियों। ठीक है, चलिए भाई, ये जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन हल्का है, लेकिन आप हल्के क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है आपको, क्योंकि दोस्तों अभी आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। जब आप अपर लेवल की तैयारी करेंगे तब आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है। आपका जो लेवल है उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। बाकी देखिए, हमने कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं लिया है जो आपको गुमराह कर दे, आपके पेपर में ना आए। भाई ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो प्रीवियस ईयर में अगर ऐसा पूछा गया है तो ऐसा ही आगे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा दोस्तों, लेकिन अब देखिए ये जो सवाल है इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि पूर्ण वर्ग किसे कहेंगे। कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी होता है जब उसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आपको समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट इसका याद रखने हैं। पहला नंबर चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पहला बात आप लोग याद रखिएगा, अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 2 3 7 8 है, तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहली बात, इसके अलावा अगर कोई भी यूनिट डिजिट है तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये नहीं कहेंगे कि होगा, हो सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट करिए, दूसरा पॉइंट आप लोग नोट करिए, अपने कॉपी में नोट करिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट नोट करिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या दी गई है तो वह परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उनके अंकों का योग या तो 1 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 7 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, क्या हमने कहा, कॉपी में नोट किया आपने, कि अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग एक आ जाए, 4 आ जाए, 7 9, इनमें से कोई आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या होगा, कह भी सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात हो गया, तीसरी पॉइंट ये नोट करेंगे इसमें, तीसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से पहले 5 से पहले 2 होना चाहिए, 2 होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो 5 से पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चौथा पॉइंट नोट करिए, चौथा पॉइंट ये नोट करिए दोस्तों, शून्यों की संख्या, अगर लास्ट में शून्य है तो शून्य जोड़ा में होना चाहिए, शून्य जोड़ा में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन है, आप लोग इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। पहला कंडीशन है कि अगर यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर अंकों का योग, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंकों का योग यानी सम। ठीक, अंकों का योग 1 4 7 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या फिर कह सकते हैं होगा, लेकिन हमें सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। और तीसरा कंडीशन हमने लिखा
कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से पहले 2 आना चाहिए, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। चौथा कंसेप्ट ये है कि शून्यों की संख्या जोड़ा में होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। इसे पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। देखिए ये यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, 5 से पहले क्या होना चाहिए 2 या तो 3 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 1520 शून्य की संख्या कितनी है 1 है, जोड़ा में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी शून्य की संख्या 1 है, जोड़ा में होना चाहिए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात आती है चौथा, जब 3 गलत है तो इसका मतलब चौथा सही है, लेकिन सही है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर 2 3 7 8 में से इकाई अंक कुछ भी है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1 है, 2 3 7 8 नहीं है, इसका मतलब यह स्क्वायर हो सकता है। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट ये आपको बताया है कि अगर अंकों का योग 1 4 7 9 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अंकों का योग कर लीजिए, 8 1 9 खत्म कर दीजिए, 6 1 7, इसका अंकों का योग क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। ठीक है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन देखते ही काट दिया, अब चौथा ऑप्शन बचा है, यही इसका राइट आंसर है। अभी सभी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है बताइए। क्या आप लोग परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे, आप लोग बताइए। परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा जाए तो क्या आप सभी लोग बता पाएंगे कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। बस आपको ये जो कंडीशन हमने लिखा दिए हैं, इस कंडीशन को आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बस ये 4 कंडीशन अगर आप जानते हैं तो आसानी से बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको लगाइए। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 6वां है आप लोगों के सामने, इसका जवाब दीजिए। इसमें कहा गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6, यानी 496 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है भाई, 496 को आपको भाग कर देना किससे 6 से। 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 7 42, 6 बटे 48, 6 बटे 48, क्या बचेगा 1 हो जाएगा 16, 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसका शेषफल क्या आने वाला है 4। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। ये छोटी संख्या है, आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या दी गई होती तब आप कैसे पता करते। तो एक तरीका मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 496 में भाग करना किससे 6 से। तो पहले आप 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 से कट रहा है दोनों, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 चौको 8, 2 8 16, अभी खत्म हो गया। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कटता है जो बचेगा वही शेष बचता है। देखिए 4 2 6, 3 से खत्म हो जाएगा, बचा 8। अभी 8 में भाग करना है 3 से। देखिए 8 बच रहा है तो 8 शेष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल हमेशा जो भाजक होता है उससे छोटा ही होता है। तो 8 तो बड़ा आ रहा है, तभी भाग करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से भाग करेंगे 8 में, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 6, शेषफल क्या बचेगा 2 बच रहा है। भाई 3 से भाग करेंगे 8 में, 3 दूना 6, 2 शेषफल बच रहा है। लेकिन ये शेषफल 2 नहीं है, आपने 2 से पहले ही भाग कर दिया था, तो आपको इसमें 2 से गुना कर देना पड़ेगा, बस 2 दूना 4, तो इसका शेषफल 4 आएगा। देखिए अगर संख्या छोटा है तो ये मेथड अच्छा है, अगर संख्या बड़ा है तो ये सबसे अच्छा है। ठीक, हमने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, अब दोनों तरीके आप लोगों को अप्लाई करने हैं दोस्तों। बाकी अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसमें कहा गया है कि इफ राज बॉट एन अम्ब्रेला फॉर 100 रुपीज एंड सोल्ड इट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो छाते का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए
विक्रय मूल्य क्या होता है, यहां पर ऐसे समझिए दोस्तों। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कितने का लाभ होता है, 10 रुपए का, तो लाभ तो 10 रुपए का हो गया, बराबर विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। ठीक, माइनस क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए है। अब 100 को जब इधर लेकर जाएंगे बाएं साइड में तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, 110 क्या हो जाएगा, यह विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पूछा गया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बाकी आप ऐसे ही समझ सकते थे, 100 रुपये में खरीदा है, 10 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब बेचा कितने में, 110 रुपये में। ठीक, सिंपल सी बात है। आइए लगाइए इस सवाल को। 6 persons can complete a work in 7 days, so in how many days will be 21 persons complete that work? 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए 21 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। इसमें कहा गया, इसमें आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। देखिए, इसमें सिंपल बात हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो कार्य होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है, कार्य हमेशा नीचे, बाकी जो भी चीज दिया है, आदमी है, दिन है, घंटा है, समय जो भी है, सब ऊपर लिखा जाएगा और सब गुणा के फॉर्म में होता है। ठीक, लेकिन कार्य हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा हर में। ठीक, इसका मतलब यही है दोस्त। बाकी अब देखिए सवाल को लगाना कैसे है। 6 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं, 6, कितना दिन लगता है, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है इस 21 व्यक्ति 21 पर्सन कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, तो मान रहे हैं हम डी दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ये टोटल कार्य क्या है, बराबर है, ये कार्य और ये कार्य दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक बात, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, तो डी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे, चौथा ऑप्शन। ठीक, चलिए इसको लगाइए। What will be the mean of first 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सा मैं तरीका आप लोगों को बता दूं कि प्रथम लगातार n विषम संख्या का माध्य, माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। एक बार फिर समझिए, प्रथम लगातार n संख्या का, n विषम संख्या का माध्य क्या होता है, तो इसका माध्य होता है n, क्या होता है, n। जितनी संख्या वही इसका माध्य होगा, माध्य मतलब औसत, जितनी संख्याएं हैं उतना ही क्या होगा, इसका औसत आएगा, यानी माध्य आएगा। जैसे हम एक बार यहाँ से उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे हमने कहा कि प्रथम लगातार 3 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, कितने विषम संख्या, 3 विषम संख्या, तो 3 विषम संख्या लिखेंगे, एक विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो इनका माध्य यानी औसत क्या होगा, औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या, तो 5 3 8 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 3, 3 त्रिक का 9, तो माध्य कितना आ गया, इसका 3 आ गया। यानी औसत या माध्य दोनों एक ही होता है, कितना आ गया, 3। हमने क्या कहा कि 3 लगातार विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो हमने देखा 3 आ रहा है, तो इसीलिए जितनी संख्याएं होती है ना वही इसका उत्तर होता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा, 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, 5 है ना, तो इसका माध्य भी कितना होगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 20 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो 20 है ना, तो 20 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए, ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू 900 in 4 years at 5% per annum simple interest, what is the amount। क्या बोला गया है, अमाउंट इसका पूछा गया है, यानी मूलधन आपसे पूछा गया है। एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों देखिए, हमेशा याद रखिएगा, RT% निकालते हैं, RT का जब गुना करते हैं तो अब ब्याज निकलता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, RT% क्या होता है, ब्याज होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अब ये 900 रुपये हो जाता है, यानी ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, यानी आपका मिश्रधन है। तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुना 5, 5 चौको 20%, ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। 20% तो ब्याज है, ठीक है, और मूलधन क्या है, 100%। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, अमाउंट, तो 100 + 20 यानी 120%। ठीक, 120%, 120% अमाउंट है, और इसी 120% का मान दिया गया है 900, तो ये 900 के बराबर होगा। आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट, अमाउंट माने मूलधन, तो 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 900 बटे 120 गुणे 100। ठीक, चलिए यहाँ से 0 से 0 कटेगा, या फिर चलिए ठीक है, 0 0 काट दीजिए, और 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 30 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, ये सॉरी देखिए, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 से काटेंगे 15 बार में ये कट जाएगा। तो 15 5 75, यानी 15 5 75 आ रहा है दोस्तों, यानी 750 आ जाएगा। ये 300 होगा दोस्तों, 300, ठीक है, 750 आ जाएगा, 750। तो 750 रुपये इसका मूलधन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। If the perpendicular length of right angle triangle is 8 centimeter, its area is 20 centimeter square, then what is the length of the base। यानी आधार की आपकी लंबाई पूछा गया, आधार की। प्रश्न यह है, हिंदी में कहा गया कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये होता है। एरिया क्या है, 20। ठीक, 1/2 बेस आपको निकालना है, आधार निकालना है, हाइट दिया गया है कितना, 8। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो बेस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बेस क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका ये जो
दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों। What will be the sum of the largest and the smallest 4 डिजिट नंबर? यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9999। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। इसका सम पूछा है, योगफल पूछा है, जोड़ दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 1 10 10 999। 10 999 मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस सवाल को बनाइए। प्रश्न नंबर 13वां। The greatest common factor is two numbers is 11 and their least common multiple is 693. If one number is 77, find the other numbers. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या बताइए। देखिए ये होता है, एक कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक, ये कंसेप्ट होता है दोस्तों। पहली संख्या कितना दिया गया है? तो पहली संख्या यहाँ पर 77 है, ये हो जाएगा 77। दूसरी संख्या बराबर LCM कितना है? तो इसका LCM कितना है? 693। HCF कितना है? तो 900, इसका कितना है? 11। ठीक है, तो 11 से भाग करेंगे, 11 7 77, 7 से भाग करेंगे, 7 9 63, 7 9 63, 63 और 6 बचेगा, फिर 7 9 63, क्या हो जाएगा? 99। दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? तो ये 99 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14वां। प्रश्न नंबर 14 है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 मीटर इंटू 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 120 मीटर इंटू 160 मीटर। यानी एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 120 मीटर गुणे 160 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए कितने बनाए जा सकते हैं, तो जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल बटे जो भूखंड बनाया जा रहा है आयताकार 40 गुणे 60 का, उससे से भाग कर देंगे इसके क्षेत्रफल से। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? देखिए 120 गुणे 160 बटे 40 गुणे 60। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 4 का गुना 2 में 4 दूनी 8। तो कितने भूखंड बनाए जा सकते हैं? 8 भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इस सवाल को लगाइए। अगला प्रश्न है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा हूं, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसका आंसर देंगे। पहले आप इसको लगाइए। if 20 people can complete work in 20 days, then in how many days can
डेट वर्क बी कंप्लीटेड बाय 40 पीपुल्स, यानी यदि 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 40 लोगों द्वारा उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कार्य यही है, तो कार्य यही है, तो कह रहा है कि 40 लोग उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डी दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 5 20, 5 दूना 10, तो कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लगेगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। अब बस हमें तो इसका आंसर चाहिए आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और 15 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो 15 में से आपने कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत महसूस हुई है, लगता है कि हाँ वो सवाल हमारे लिए थोड़ा टफ था, तो आप उस सवाल का नंबर बता देंगे, उसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती दोस्तों, मैं तो आप लोगों से ही कहूँगा कि वीडियो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।